राज्यवर्धन सिंह राठौर जी सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, हमारे महकमे के मंत्री हैं, इसीलिए उनकी ये पोजीशन और उनकी ये बातचीत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 5 साल के सरकार के कामकाज के बारे में उनका क्या कहना है और फिर एक बार मोदी सरकार अगर होता है तो किन मुद्दों पर होगा। राज्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपकी कैंपेन से, कैसी चल रही है कैंपेन? दीपक जी, पहले तो बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई। आप हमारे लिए खास व्यक्ति हैं हमेशा, और सभी यहाँ जो देखने वाले भी आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैंपेन बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए, फौजी हूँ, दिल्ली फौजियों के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, लेकिन अगर गांव में जाएं जहां खुली धूप हो, खुला आसमान हो, वहां आराम होता है। तो अब बहाना भी मिला हुआ है एक ऑफिशियल, कोई मंत्रालय में कोई मेरे लिए पूछता है तो उनको आराम से कह सकते हैं कि भाई चुनाव चल रहे हैं तो क्षेत्र में है। शुरुआत काम से करते हैं। सरकार के 5 साल के अगर कामकाज की हम बात करें तो जो सबसे प्रमुख मुद्दा जो पिछले 1.5 हफ्ते से सुर्खियों में बना हुआ है वो मुद्दा है एसैट मिसाइल के लॉन्च का। जो लोग इसको समझना चाहें, आप कैसे समझाना चाहेंगे कि भारत ने अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी बड़ी क्रांति कर दी है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह न्यूक्लियर टेस्ट के बराबर है? शायद हमारा आम वोटर या आम जनता उसको उस शिद्दत से न समझ पाए जिस तरह से बाकी चीजों को वो समझती है। मैं उनकी कैपेबिलिटी पे नहीं डाउट कर रहा हूं, लेकिन स्टार वॉर अगर हुआ तो उसका इस्तेमाल होगा। ये क्या कैपेबिलिटी है और कैसे हमने इसको हासिल किया है? जी, देश को, भारत को अगर सुरक्षित रखना हो तो हमें भविष्य के जो युद्ध होने वाले हैं उनकी अभी से तैयारी करनी जरूरी है। अभी तक देश के अंदर जो लीडर्स होते थे, क्योंकि उनकी शायद प्राथमिकता नहीं होती थी, विजन भी नहीं होता था, कैपेबिलिटी भी नहीं थी उनकी खुद की, तो पकड़म पकड़ाई खेलता था देश। सारे राष्ट्र आगे आगे हैं, भारत पीछे पीछे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, कभी 40वां नंबर, कभी 1.25 नंबर किसी चीज में। आज मजबूत नेतृत्व है और इस कारण से हम पकड़म पकड़ाई नहीं, हमने एक लीप फ्रॉग, हम छलांग लगाई है। हमने सीधे विश्व के अंदर सिर्फ 4 ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें भारत एक है, जिनकी सैन्य शक्ति न केवल समुद्र पे, जमीन पर, आसमान पर और अब अंतरिक्ष में, ये हमारी सैन्य शक्ति है। मैं आपको इसको थोड़े से समझाता हूं कि सैटेलाइट्स की क्या अहमियत होती है। आजकल हमारे जीवन में हम तकरीबन जो काम करते हैं कहीं ना कहीं उसका सैटेलाइट का उपयोग है। मेडिसिन से लेकर युद्ध तक, आपके नेविगेशन से कम्युनिकेशन तक, हर चीज में सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है, जो पीसफुल इस्तेमाल है, जो शांतिमय इस्तेमाल है, वो युद्ध में भी उसका और बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होता है। जब बैलिस्टिक मिसाइल कोई दागे तो बैलिस्टिक मिसाइल जब हवा में, आसमान में जाती है तो नेविगेशन मांगती है। वो नेविगेशन सैटेलाइट उसको देता है, 50 किलोमीटर और लेफ्ट जाइए, 40 किलोमीटर इधर जाइए। जब दुश्मन के हवाई जहाज उड़ते हैं हमले के लिए तो उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन देता है कि आपको कहां जाना है, आपके सामने क्या खतरा आने वाला है। जब हमारी सारी फोर्सेस मूव करती हैं तो ऊपर से सैटेलाइट जो घूम रही होती हैं वो तस्वीरें खींचती हैं, और तस्वीरें खींच के उनको अर्ली वार्निंग देती हैं कि यहां पर टैंक खड़े हुए हैं। यहां पर हर चीज के अंदर दुश्मन की सैटेलाइट उपयोग करती है। और युद्ध काल में अब भारत एक ऐसा देश हो गया है जो दुश्मन की सैटेलाइट्स को 3 मिनट के अंदर अंदर सबको खत्म कर सकता है। उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये काबिलियत है। इसीलिए कहते हैं न्यूक्लियर अपने आप में एक काबिलियत है, पर उस न्यूक्लियर हथियार को डिलीवर करना वो दूसरी काबिलियत है। हमने न्यूक्लियर डिलीवरी की जो काबिलियत है उसको नष्ट करा है। आज वो सही जगह पर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर नहीं कर सकते हैं, ये काबिलियत है। अब इसमें एक सवाल उठा कि साहब आपने अनुमति क्यों नहीं ली? तो अनुमति सवाल पर मैं आने वाला था। चुनाव आयोग ने तो क्लीन चिट दे दी है। जिस तरह से सर हिलाया मुझे लगा कि वो सवाल आने वाला है जी। तो सवाल ये करते हैं कि अनुमति क्यों नहीं ली। नरसिम्हा राव साहब ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा कि मैं भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था, परमाणु बम का टेस्ट करना चाहता था। मैंने कोशिश भी करी, लेकिन जब कर रहे थे तो अमेरिका सैटेलाइट ने सारी तस्वीरें खींच के टेबल पर रख दी और बोला बंद करो इसको, और हमें बंद करना पड़ा। हमने भी करा न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन किसी भी देश की कोई भी खुफिया एजेंसी को खबर तक भी नहीं लगी और हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। ऐसे काम अनुमति लेकर नहीं होते।
ऐसे काम हिम्मत वाले ही कर पाते हैं और हिम्मत से ही कर पाते हैं, सूझबूझ से कर पाते हैं। तो दूसरी बड़ी बात है इस मुद्दे पर भी, आपने जैसे कहा कि न्यूक्लियर में नरसिम्हा राव साहब को अमेरिका में करने से रोक दिया था क्योंकि वो बात लीक हो गई थी और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पोखरण 2 किया था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी तरह का टेस्ट जब 2007 में चाइना ने करने की कोशिश की थी तब उस पर कई तरह की सैंक्शंस लगी थी और उसके बाद यूएन के ऊपर रशिया और चाइना इस बात को लेकर गए थे कि इस तरह के टेस्ट और ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह कितना बड़ा संदेश था और क्या संदेश था भारत सरकार का ये एसैट मिसाइल का टेस्ट? धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं विश्व के ऊपर और जो मजबूत राष्ट्र होते हैं वो कमजोर राष्ट्र के ऊपर पाबंदी डाल देते हैं। भारत न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में भी बहुत सालों पहले, दशकों पहले मैं कहता हूं कि उस समय न्यूक्लियर कैपेबल हो सकता था और उस समय अगर न्यूक्लियर कैपेबल हो गया होता तो हम बहुत मजबूती से न्यूक्लियर का जो मेन प्रिविलेज्ड जो क्लब है उसमें होते, लेकिन हमने काफी जद्दोजहद करके हम पहुंचे उधर तक। उसी तरह से अंतरिक्ष के अंदर हथियार ना हो इसकी भी पाबंदियां लगने वाली हैं। लेकिन भारत ने पहला बात तो अपना पक्ष मजबूती से रखा और जो राष्ट्र मजबूत होता है, देखिए ये बात मैं हमेशा मानता हूं और सब लोग सोचते हैं कि फौजी है तो फौजी तो युद्ध चाहते हैं, ऐसा नहीं है। फौजी बार बार चोट खाते हैं और जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि हिंदुस्तान को इतने घाव लगा दो कि हिंदुस्तान उन छोटे छोटे घावों से ही मर जाए, डेथ बाय 1000 कट्स, ये उनकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी को फौजी झेलते हैं और इसलिए फौजी हमेशा ये कहते हैं कि इतने मजबूत बन जाओ कि कोई युद्ध करने की हिम्मत ही न रखे। तो यू हैव टू बिकम स्ट्रांग। जो स्ट्रांग होता है उसके साथ शांति वही कायम रख सकता है। बड़ी अजीब सी बात थी अभी तक कि भारत तो मजबूत, लेकिन भारत बार बार पूरे विश्व में जाता था कि ये कमजोर राष्ट्र है, ये मेरे को परेशान कर रहा है बार बार। अरे अगर मजबूत राष्ट्र हो तो कमजोर राष्ट्र को परेशान क्यों करने दे रहे हो? आज हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं और अंतरिक्ष में अपने हथियार डालकर हमने ये मजबूती दिखाई है ताकि शांति बनी रहे। आपने कहा शांति बनी रहे और शांति की बात भारत ने हमेशा से की है। जिस तरह से हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि हम पहली बार अपने न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आने वाले समय में इसके लिए भी डॉक्ट्रिन बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का इस पर जो राष्ट्र के नाम संदेश हुआ उसको लेकर कई विपक्षी पार्टियां इलेक्शन कमीशन गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस राष्ट्र के नाम संबोधन को क्लीन चिट अब दे दी है ऑफिशियली तौर पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपोजिशन पार्टी के इस रवैये को, उस राष्ट्र के नाम संदेश पे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनका ये ऑब्जेक्शन जायज था? स्पेस प्रोग्राम एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम है, वो हमेशा चलता रहता है। राष्ट्र की सुरक्षा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा और मजबूत की जा रही है। ये लगातार होता है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। और जब अनाउंसमेंट ऐसा हो जिसमें देश को गर्व हो और दुनिया को पता चले कि भारत ने क्या करा है, तो वही अनाउंसमेंट करने का हकदार होता है जिसका निर्णय हो। देखिए, इस एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक्स, हम सब लोग इसके ऊपर अपनी टिप्पणी कब देते हैं? जब ये हो चुकी होती हैं। जब हो चुकी होती है तो सफलता मिल चुकी होती है। जब सफलता मिल चुकी होती है तो बाकी सबको लगता है अरे कितना आसान था, ये मैंने क्यों नहीं करा, या ये क्यों कर रहे हैं, इसको अनाउंस क्यों कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि एयर स्ट्राइक से पहले प्रधानमंत्री के दिल पे क्या गुजर रही होगी, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि कहीं विफलता हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। तब चुनाव में क्या यह लाभदायक होगा? एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो देश हित में निर्णय लेते हैं। देश के लिए जरूरी है तो करेंगे, चुनाव में जो हो देखा जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री की आज जरूरत है और ऐसे प्रधानमंत्री आज हैं। आपने कहा ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, तो कई सारी चीजों पर विपक्ष जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुराने फैक्ट्स हैं, उनको सामने लाकर क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। जैसे एसैट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में उसकी घोषणा की। उसके कुछ ही सेकंड बाद अहमद पटेल जी का एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि 2012 में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इसके रिकॉर्ड्स क्या हैं? क्या 2012 में, जैसा कि डॉक्टर सारस्वत कहते हैं, तब की यूपीए 2 सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी थी? इसके इवेंट, मतलब जो लिस्ट ऑफ इवेंट्स है वो क्या है? कब से मोदी सरकार ने इसको क्लियरेंस दी और क्या वाकई ये कार्यक्रम 2012 से शुरू हो चुका था?
देखिए, जब कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन तो और भी आसान हो जाता है जब एक ही चीज के ऊपर कंपैरिजन हो। अगर कांग्रेस बार बार जब भी हम कुछ करते हैं, कांग्रेस हमेशा ये कहती है अरे हम तो कर चुके हैं। अगर आप कर चुके हो तो हम तो और भी बेहतर कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन हो गया सीधा सीधा। अब वो 2012 के अंदर भी सारस्वत साहब उस समय डीआरडीओ के चीफ थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी कहा, और मैंने पढ़ा था, वो इंडियन एक्सप्रेस का कहीं इंटरव्यू था और अभी भी टीवी चैनल्स पर आए। उन्होंने कहा कि अग्नि 5 का जब टेस्ट हो रहा था तब हमने उस समय की सरकार, यूपीए की सरकार थी, उनको कहा कि ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल की टेस्ट कर लीजिए, हम तैयार हैं, और अगर आगे चल के इस्तेमाल करना हो तो कम से कम टेस्ट तो कर लीजिए। लेकिन उनकी उस समय हिम्मत नहीं थी टेस्ट करने की। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसकी करने की यूपीए सरकार की हिम्मत नहीं थी। आज अगर प्रतिबंध लग जाता कि एंटी सैटेलाइट आप टेस्ट नहीं कर सकते, अंतरिक्ष में और हथियार नहीं ले जा सकते, तो भारत तो बिना टेस्ट के बैठा रह जाता। आपके पास क्षमता ही नहीं होती दूसरे की सैटेलाइट गिराने की या उनको बताने की। खबरदार, आपने अगर कोशिश भी करी, अगर सोचा भी भारत पे हमला करने का, तो आपके जितनी भी सैटेलाइट्स है उसको 3 मिनट के अंदर हम बर्बाद कर देंगे। आज ये क्षमता लेकर आए क्योंकि निर्णय लेने की काबिलियत है, निर्णय लेने की काबिलियत है। और मैं कहूंगा कि इस एसैट मिसाइल के नाम पर, हमारे वैज्ञानिकों के नाम पर और हमारे इस अचीवमेंट के नाम पर मैं चाहता हूं कि हाल एक बार करतल ध्वनि से उन वैज्ञानिकों का स्वागत करें जिन्होंने ये शानदार कदम उठाया है और भारत को इतना बड़ा गौरव दिया है। सर, आगे हम बढ़ें और 5 साल के मोदी सरकार के कामकाज की बात करें। उज्ज्वला योजना आई, जनधन योजना आई, जो गरीबों के मकान बने उसको लेकर योजना आई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं और कितनी योजनाएं हैं जिसने भारत के 130 करोड़ में से आपके हिसाब से इन तमाम योजनाओं ने कितने करोड़ लोगों को छुआ है पिछले 5 सालों में? भारत के अंदर 118 करोड़ नागरिकों के पास 400 योजनाओं का 90 डिपार्टमेंट से ज्यादा का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है। आज ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का आप समझ सकते हैं, और कितने हजार करोड़ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा वहां पर जा रहा है। बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, क्योंकि 1,14,000 करोड़ की तो चोरी पकड़ी गई है। अब जब बिचौलिए खत्म हो जाते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर आधार से कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये जब सब कनेक्शंस करने लगते हैं तो बहुत सारे फर्जी खाते फर्जी नाम मिलते हैं। ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे लोगों के पास विधवा पेंशन जा रही थी जो भारत में आज तक पैदा ही नहीं हुई है, तो फर्जी नाम लिखा रखे थे। ऐसे लूट मचती थी, आप और हमको पता भी नहीं चलता था लूट मच रही है। फर्जी नाम डाले, पैसा वहां साइफन ऑफ हो गया। मनरेगा में पैसे आ रहे हैं, कैश में दिए जा रहे हैं, वहां से पैसा साइफन ऑफ हो गया। तो चोरी पे चोरी होती थी और साधारण नागरिक को पता भी नहीं चलता था। आज 1,14,000 करोड़ की अगर चोरी पकड़ी गई तो ये पैसा कहीं ना कहीं नागरिकों का है, इस देश का है, और इस देशवासियों के लिए पैसा ये काम में आना चाहिए। सर, अगर हम आगे बढ़ें और हाल ही में जो पाकिस्तान के साथ जो पुलवामा हमला हुआ, जिस पर आपने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र भी किया, भारत ने जो एयर स्ट्राइक करी है उसको लेकर अपोजिशन ने कई तरह की बातें की। जैसे पुलवामा हमला हुआ, उसके कुछ मिनट बाद ही रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आ गया कि 56 इंच का सीना अब क्या करेगा। जब एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद सैम पित्रोदा ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना किसी एक आतंकवादी हरकत के लिए गलत है और बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत दिए जाएं। ऐसे स्टेटमेंट्स को आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब लोग कह रहे हैं कि इन मुद्दों को सामने रखकर आप अपने 5 साल की विफलता, जो उनको कोट अनकोट विफलता लगती है, उसको छुपाना चाह रहे हैं? देखिए, जब सैनिक जब सरहद पे बैठ के कभी टीवी देखता है और ये सब बातें होते हुए देखता है या अखबार में जब पढ़ता है ये बातें, उसका मनोबल टूटता है। एक सैनिक जो 40-50 हजार रुपए जो उसको तनख्वाह मिलती है, उस कारण से वो हमला नहीं करता, उस कारण से वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार नहीं होता। एक भावना होती है, देशभक्ति की भावना, एक भावना होती है कि आज पूरा देश और देश में आने वाली पीढ़ी मेरे बलबूते पे टिकी हुई है, इसलिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा अपना काम करने के लिए, इस भावना पे टिकी होती है। अब जो हमला करने गए थे एयर स्ट्राइक में और सर्जिकल स्ट्राइक में, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी ना गए थे, वो देश की सेना गई थी। आज आप सबूत मांग रहे हैं तो सबूत ऐसे मांग रहे हैं जैसे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो स्ट्राइक करके आए हैं और आप उनसे सबूत मांग रहे हैं।
ये सेना सबकी रक्षा कर रही है, जिसके अंदर विपक्ष भी शामिल है और पक्ष भी शामिल है। तो देश के सैनिकों से सवाल करा जा रहा है, ये सवाल अपने आप में बिल्कुल गलत है। इस निर्णय पे सवाल करा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि जब सेना हमला करती है तो बहुत बड़ा एक रिस्क उठाती है, और वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क उठा के वहां हमला करके वो वापस आती है। अब ऐसे के अंदर वो सबूत भी ढूंढना शुरू कर दे, उसके लिए सबूत इकट्ठे करने के लिए इंतजार भी करना शुरू कर दे, क्योंकि साहब एक तबका है इस देश के अंदर जो बोलेगा आपने तो हवाई जहाज उड़ाया ही नहीं था, आपने तो बम गिराए नहीं थे। तो ये बहुत ही घटिया बातें हैं और राजनीति का स्तर बहुत नीचे कर रही हैं और देश का मनोबल, सेना का मनोबल तोड़ती हैं। उनका यह तर्क है कि हम सेना से सबूत नहीं मांग रहे, हम सैनिकों से सबूत नहीं मांग रहे हैं। इस सरकार को जिसने कमांड किया, इस सरकार ने जिस ऑपरेशन को कमांड किया और जो ऑपरेशन खत्म हुआ, हम उसके सबूत मांग रहे हैं सरकार से। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? बालाकोट के अंदर सबसे पहले तो वहां दुश्मन आतंकी थे या नहीं, आप उसका सबूत मांगने लग जाओगे। नहीं, मांगा गया, कहा गया 250 थे, 300 थे, 350 थे। आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा सरकार और खुफिया एजेंसीज के ऊपर जिन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी। उसी तरह आपको फिर सरकार और खुफिया एजेंसीज के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जब आप और जरूरत है तो थोड़े अखबार पढ़ लीजिए। आप साफ साफ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि बालाकोट के अंदर तकरीबन 20-25 दिनों तक कोई भी मीडिया को जाने नहीं दिया गया था। बालाकोट की घेराबंदी करके रखी गई थी। खुफिया एजेंसीज की खबर यह थी कि वहां पर रात के समय उनका जो मदरसा था उसके मैदान के अंदर उनको दफनाया जा रहा था ताकि किसी को खबर नहीं लगे। इतने लंबे समय तक क्या कारण था कि किसी को, मीडिया को वहां जाने नहीं दिया? कोई ना कोई तो कारण होगा। और आज इनकी भाषा देखिए, पाकिस्तान की भाषा देखिए, आज वो पीछे हटे हुए हैं, उनकी सेना पीछे हटी हुई है। आज वो हिम्मत नहीं करती। 85 किलोमीटर अंदर क्यों लेके गए? जब शुरू में उड़ी का हमला करा इन्होंने तो इनको कोई खौफ नहीं था भारत से। ये तो जानते थे कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। तो उड़ी के हमले के बाद जब हमारी सेना ने 8-9 किलोमीटर अंदर जाकर इनके कैंप्स को खत्म करा, बर्बाद करा, तो फिर पुलवामा के बाद इन्होंने कहा ये भारत है, ये 5-6 किलोमीटर अंदर आ जाता है तो सभी आतंकियों को 80 किलोमीटर पीछे खींच लो, ये तो पाकिस्तान है, एलओसी भी नहीं है, तो यहां तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये भूल गए कि ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, ये 80 क्या किलोमीटर, ये 180 किलोमीटर जाके वार करके आएगा। असउद्दीन ओवैसी के बयान की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, जो हाल ही के दिनों में वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट को मार के गिरा दिया, अंतरिक्ष में हमला कर दिया या अंतरिक्ष के लिए कैपेबल हो गए, तो मसूद अजहर को क्यों छोड़ दिया? ऐसे सवाल उठाने वाले भी लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या कारण है कि मसूद अजहर जैसे लोग अभी भी छूटे बैठे हुए हैं? ये सवाल असउद्दीन ओवैसी का था। आप एक बात को समझिए कि पाकिस्तान की 60% जो आर्थिक शक्ति है वो पाकिस्तान की सेना के पास है। पाकिस्तान की जो सरकार है, लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो नाम मात्र के चुनाव है, एक दिखावा है, एक छल है। उसके पीछे सेना काम करती है। सेना अपना वर्चस्व कम नहीं होने देना चाहती और सेना का वर्चस्व तभी बना रहेगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अनस्टेबल बैलेंस चलता रहेगा। वो भारत को लगातार अनस्टेबल करके रखना चाहते हैं ताकि उनका पाकिस्तान सेना का वर्चस्व बना रहे। अब पाकिस्तान सेना हिफाजत करती है इन सब लोगों की। आपने देखा उसामा बिन लादेन को उनकी मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल बगल वाले मकान में रखा हुआ था। किसने रखा था वहां पर उसको? उनकी लोकतंत्र वाली सरकार ने शायद नहीं रखा हो, लेकिन सेना ने जरूर रखा हुआ था। तो हमारा जो युद्ध है इन सब चीजों के पास, तो हमारे युद्ध की जो विपक्ष है वहां पे, ये सिर्फ आतंकी नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी सेना काम कर रही है उसके पीछे। तो ये जितने भी हमें बड़े हमले करने हैं, जैसे उनके आतंक की जड़ पे जाके हमला करा, हमें बड़े हमले करने हैं कि अगर पाकिस्तान कभी आंख उठा के देखेगा हिंदुस्तान की तरफ
तो हम उनकी जितनी भी आंखें हैं अंतरिक्ष में वो तुरंत एक झटके में हम खत्म कर देंगे। हमें इस तरह की ताकत बनानी है और इस तरह की ताकत बनाते रहेंगे तो ये छोटे मोटे पपलू हैं, ये सब हाथ में आ जाएंगे। राज्यवर्धन जी, आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को जानबूझकर इन चुनाव में इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार और रोजगार, जैसे भ्रष्टाचार में उन्होंने राफेल का जिक्र किया, रोजगार का मुद्दा, ये जो मुद्दे हैं इनके जवाब नहीं देना चाहती। क्या बाय डिफॉल्ट राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बन गया है या भारतीय जनता पार्टी इशू को डाइवर्ट करना चाहती है मेन मुद्दों से, इसलिए इस भावनात्मक मुद्दे को लेकर आई है? हमने तो सबसे पहले काम ही ये करा कि गांव-गांव तक मजबूती लेके जाएं। आज हर पंचायत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं। हर पंचायत में ऐसी गरीब महिलाओं के पास गैस के कनेक्शन जा रहे हैं जो खेत में काम भी करती थी, बच्चों का पालन पोषण भी करती थी, खाना भी बनाती थी, अपना समय मिले तो कुछ कमा भी लेती थी ताकि घर का खर्च चल सके। ऐसी जो महिलाएं जो लकड़ी बीनकर खाना पकाती थी और खाना पकाने में बहुत समय लगता था, उनको गैस के चूल्हे जाके दिए। हम ऐसा काम भी कर रहे हैं जो आज तक इतिहास में भारत में नहीं हुआ। गरीब लोग अपना इलाज नहीं करा पाते, जो बुजुर्ग होते हैं वो छुपा लेते हैं कि हमें कोई बीमारी है, कि कहां बेटे हमारे कर्जा उठा लेंगे हमारे खर्च के लिए, हमारे इलाज के लिए। आज हम ऐसे लोगों के लिए साल के 5 लाख रुपए लेकर आए हैं मुफ्त इलाज के। सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी जाके करा सकते हैं। ये सब हम लेकर आए कि अंत्योदय की हमारी जो सिद्धांत है कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो, अंतिम व्यक्ति और मजबूत होकर निकले। अगर हर घर, हर व्यक्ति मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। हम इस पे काम कर रहे हैं और हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे कि आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाए और हम सिर्फ निंदा करते रहें। हमने हर क्षेत्र में काम करा है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो हम कब कहते हैं कि सिर्फ राष्ट्रवाद है? हां, राष्ट्रवाद की भावना जरूर होनी चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए इसलिए क्योंकि अभी तक इस तरह का माहौल बना हुआ था कि जो लंबी गाड़ी में आता था उसको सलामी लगती थी, ईमानदारों को धक्के लगते थे। आज देश के अंदर ईमानदार आगे बढ़ेंगे और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे। ये एक भावना लेकर आए हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। आरोप लोग ये भी लगाते हैं कि उनको सवाल पूछने से रोका जा रहा है। जैसा एक सवाल जिसका बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि अपोजिशन ने पूछा कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया। बोले हम ये सवाल पूछते हैं, अपोजिशन के लोग ये आरोप लगाते हैं तो कहा जाता है कि आप राष्ट्रद्रोही हैं। क्या इस तरह के सवाल पूछने को आप उचित मानते हैं? क्या आतंकवादी घटनाओं पर इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए? ये जिस तरह से बात करते हैं, इनकी बातों से ये झलकता है मानो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स को अगर फेल होते तो इनको बहुत खुशी होती। मैं आपको वाकया देता हूं एक्चुअल। जब एयर स्ट्राइक हुई ये सब सकपका के रह गए। पाकिस्तान तो रह ही गया, विपक्ष भी सकपका आया था बिल्कुल। उसके बाद हमारा पायलट उनकी गिरफ्त में आ गया और इनकी सबकी बोलती बिल्कुल बुलंद हो गई एकदम से। ये घेरना चाहते थे सरकार को। ऐसे समय जब हमारी रक्षा के लिए जो पायलट गया हुआ है वो वहां पर बंदी बना लिया गया, क्या सारे राष्ट्र को एक साथ नहीं होना चाहिए था? क्या विपक्ष को सरकार के साथ और देश के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? लेकिन ऐसा लग रहा था मानो ये खुशी मना रहे हो। ये तो भारत की ताकत है कि 60 घंटे के अंदर अंदर हमने अपने पायलट को वापस लेकर आ गए बाइज्जत। तो सवाल पूछने पे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल किस तरह से पूछ रहे हो और आपकी मंशा जो दिखाई दे रही है, आपत्ति उस पर है। आपने सरकार की स्कीम्स की बात की, सरकार की योजना की बात की। एक योजना राहुल गांधी भी लेकर आए हैं। उनका कहना है कि हम न्याय योजना की शुरुआत करेंगे और 72,000 रुपए 6,000 महीने के हिसाब से जो लोग 12,000 से कम कराते हैं उनको लेवल बैलेंस करने के लिए, ताकि वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके, हम इनके खाते में डालेंगे। अब सवाल ये है कि इस तरह की योजना के मास्टर प्लान के बारे में एनडीए सरकार ने भी काम किया था, उसको इस योजना के बारे में पता है, नीति आयोग को पता है। तो राहुल गांधी इस योजना को आगे लेकर कैसे आ गए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर योजना है। एनडीए सरकार ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? ये मैं जानना चाहता हूं। क्या मेरिट पे खरी नहीं उतरती थी वो? देखिए, इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है और ये बौखलाए हुए हैं बहुत बुरी तरह। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ये कहते हैं कि साहब हमारी तो चर्चा ही नहीं हो रही टीवी के ऊपर। जब विपक्ष की चर्चा होती है तो मायावती की चर्चा होती है, ममता बनर्जी की चर्चा होती है, ये राहुल गांधी की चर्चा नहीं होती। तो राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल दो
कि सब चर्चा करने लग जाए। आप देखते हो ना, राहुल गांधी जब बात करते हैं, कहीं प्रेस से बात करते हैं, तो पहले ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, दो चार लोग उनके कुछ कान में बोलते हैं, फिर वो एकदम से बोल देते हैं। ऐसा ही शाम को हुआ होगा, किसी ने बोला होगा ये धमाकेदार मैं योजना लेकर आया हूं, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए दे रहे हैं, आप उसको 12 गुना कर दो, आप 72,000 दे दो। तो बोला ये बहुत धमाके वाली है योजना, बनानी वो योजना तो सरकार में आने के बाद बना लेंगे। जो लोग की उम्मीद ही नहीं है ये कभी सरकार में आएंगे, ये कुछ भी बोल सकते हैं। और इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। इनके जब स्पोक्स पर्सन जाते हैं टीवी पे, कोई बोलता है ये टॉप अप स्कीम है, कोई बोलता है ये टॉप अप स्कीम नहीं है, ये तो जो भी तनख्वाह होगी आपकी उसको हम और ज्यादा दे देंगे। आप सारी योजनाएं बंद करनी पड़ेंगी। जितनी भी पेंशन योजना है, जितनी भी मनरेगा का काम है, जितनी भी मुफ्त इलाज वाली योजना है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुनाया था कि 118 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो योजना जा रही है, वो सारी योजना जब बंद कर देंगे तो उन योजनाओं का पैसा इस योजना में लगा सकते हैं। तो अब राहुल गांधी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप सारी योजनाएं बंद करना चाहते हैं क्या? जो लोगों के पास पैसा जा रहा है उसको बंद करना चाहते हैं क्या? ये कहां से इसका पैसा आएगा, कभी आपने सोचा? आप उसको एक बार योजनाबद्ध तरीके से लोगों को तो बतला दें। और फिर मेरे ध्यान में यह आता है कि आजकल ये ड्रामेटिक्स बहुत करते हैं। ये करते हैं कि 1, 2, 3, 10 और 10 दिन के अंदर हम सारे ऋण माफ कर देंगे। आज राजस्थान के किसान इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो ब्याज था वो ब्याज देना बंद कर दिया इस भरोसे में कि अब तो ऋण माफ हो जाएगा। वो जो कमाते थे उस आपके बाजरे की फसल से जो कमाते थे, गेहूं की फसल से जो कमाते थे, उससे वो ब्याज देते थे। उन्होंने ब्याज देना बंद कर दिया और उनका ऋण माफ नहीं हुआ। अब उनको आ रहा है गुस्सा। और पहली बात यह भी बता दूं कि राजस्थान के अंदर सरकार सिर्फ इसलिए बन रही थी कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, आपने वो भी नहीं करा। तो जितने भी गुर्जर भाई हैं वो बहुत गुस्से में हो रखे हैं। तो हर तरह से आपको इस बार पड़ने वाली है यहां पर। आपने झगड़ा लगा रहे हैं। एक मिनट सुनिए, अभी आपने सभी नौजवानों को बोला कि जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको हम 3,500 भत्ता देंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे तैयार खड़े हुए बोल रहे हैं राज्यवर्धन जी कब जाएं हम सचिन पायलट से और इनसे भत्ता लेने के लिए। मैंने कहा अभी थोड़ा इंतजार कर लो, जरा चुनाव खत्म होने दो। ये सब इंतजार कर रहे हैं। आपने जो वादे करे थे बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में, वो तो पूरे करे नहीं, और ये मुंगेरी लाल के सपने आप और दिखाने लग रहे हो। चलिए रोजगार के मुद्दे पर आते हैं। जो सबसे बड़ा सरकार के विरुद्ध जो पॉइंट विपक्षी पार्टियां उठा रहे हैं वो ये है कि 10 करोड़ रोजगार देने का वादा जो 2014 से 2019 के बीच हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियों के इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि डाटा को लेकर कई बार कंफ्यूजन भी पैदा हुआ, कई बार विवाद भी पैदा हुआ। तो क्या वाकई में 10 करोड़ रोजगारों का सृजन हुआ है? अगर नहीं हुआ तो आपके हिसाब से कितने करोड़ रोजगारों का सृजन पिछले 5 सालों के दौरान हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि 2-3 मुद्दे होते हैं हर देश के सामने, और खास तौर से एक बहुत बड़ी आबादी वाले हिंदुस्तान के सामने, जो मुद्दे हमेशा कायम रहेंगे, और उनमें है नौजवान, किसान नौजवानों की समस्या तुरंत हल होने वाली नहीं है। लेकिन इसको हल करने के लिए आप कौन सी दिशा में चल रहे हैं यह बहुत जरूरी है। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सब जानते हैं मात्र 20% होता है, 15 से 20% ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़े आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़े नहीं आते कभी भी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सारी माइक्रो मीडियम इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, छोटे मोटे कारोबार जितने भी चल रहे हैं, वो सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जो लोग सर्विस फील्ड में है वो उसमें आते हैं। जो सड़कों का विस्तार हो रहा है, उस सड़कों के अंदर जो लोग सड़क बनाने में हेल्प कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे होंगे, कोई लोहा स्टील वहां पहुंचाने में कर रहे होंगे बिल्डिंग्स के लिए, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितनी भी आपकी टैक्सी सर्विसेज ये सब चल रही हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड में आती है। तो भारत के अंदर एक माहौल बनाना ऐसा जरूरी है जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जब इकोनॉमी के अंदर पैसा होगा और पैसा सर्कुलेट होगा तो वो पैसा किसी न किसी के पास में जाएगा, किसी के हाथ से बाहर जाएगा और लगातार इकोनॉमी चलती रहेगी। ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए सरकार ने एक भारत को एक ब्रांड बनाया कि विश्व के अंदर, जब पूरे विश्व में मंदी चल रही है, अगर लोगों को कहीं देखना है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आज भारत सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है।
अब राज्यवर्धन जी, जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन इन चुनाव में हुआ है कि गांधी परिवार की पीढ़ी से, मतलब जो राहुल गांधी की पीढ़ी है, उससे एक और शख्स यानी उनकी बहन प्रियंका गांधी भी चुनाव में आ गई हैं। ईस्ट यूपी का उनको प्रभार मिला है। क्या प्रियंका कोई चमत्कार इस चुनाव के अंदर कर पाएंगे? कांग्रेस डेस्परेट है और उस डेस्परेशन में उनका अपना अस्तित्व बचा के रखने के लिए वो पूरी ताकत अब झोंक रहे हैं उसके अंदर। उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है और खुद की पर्सनल पार्टी अगर डूब रही हो तो क्यों नहीं मदद करेंगी? आना चाहिए सबको। इटली से भी और बुला लें 2-4 लोगों को तो चलेगा। आप प्रियंका पर सीधी टिप्पणी नहीं करेंगे कि वो कांग्रेस को लाभ देंगी या कांग्रेस के फॉर्चून को बदल सकती हैं? वो इनकी लीडरशिप खाली है, खोखली है। जब कोई व्यक्ति जमीन से उठकर बड़ा नहीं हुआ हो या जमीन तक नहीं पहुंचा हो तो उसको क्या पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है। सीधे मंच पर आकर भाषण दे देना, लिखा लिखाया भाषण पढ़ देना, दूसरों की कही हुई बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देना, ऐसे लीडर नहीं बनते। इन्होंने कहीं भी पसीना बहाया हो, कभी उन्होंने गरीबी देखी हो, कभी उन्होंने कष्ट सहे हो, तो ये फिर भी जाने कि गरीब की अवस्था क्या होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो खोखली है, एम्प्टी है। इन्होंने अपने आप को इररिलेवेंट बना दिया जिस तरह की ये टिप्पणियां और बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में आने के बाद 2 चीजों की, एक तो उन्होंने बोट यात्रा की प्रयागराज से लेकर बनारस तक, और दूसरा उन्होंने अमेठी, रायबरेली और साथ ही साथ अयोध्या की यात्रा की। आपको लगता है कि कांग्रेस का ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हम अब सॉफ्ट हिंदुत्व को अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में नहीं खड़े दिखना चाहते हैं, ये कांग्रेस के लिए काम कर सकती है जिस तरीके से इसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में काम किया था? ये बहुत लंबे समय से अपीजमेंट करते आ रहे हैं और इस अपीजमेंट के कारण भारत काफी दशकों से पिछड़ा हुआ है। इनका हर निर्णय, इनका हर कदम सिर्फ वोट बैंक को ध्यान रखने के लिए होता है। इनको पहले लगा कि भारत में जो हिंदू हैं या जो हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, और जब मैं हिंदुत्व कहता हूं तो मैं सभी धर्मों को इसमें शामिल करता हूं। हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी हैं, उसमें सभी धर्मों को मैं शामिल करता हूं। इनको ये लगा कि ये लोग नरम हैं और ये जो नरम लोग हैं ये कभी अपनी बात मजबूती से नहीं कह सकते। ये अनुशासित हैं और अनुशासन में रहकर ये घबराकर पीछे चलते हैं। तो जो दबंग हैं, जो बदमाश हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो आगे चलते रहेंगे और उनके पीछे पीछे पूरा राष्ट्र चलता रहेगा। तो इनका हर निर्णय ऐसा था जो तुष्टीकरण वाला था, अपीसमेंट वाला था, वोट बैंक से संबंध रखता था। आज पहली बार पिछले 5 साल के अंदर देश के अंदर देश को मजबूत करने वाले निर्णय लिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने खुद कहा था, जब उनको किसी ने सुझाव दिया कि आप नोटबंदी करिए, तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि आगे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। मैं इजिप्ट में था कुछ 1-2 साल पहले, एक इंटरनेशनल सेमिनार था यूथ का। वहां पे इजिप्ट के जो बैंकों के अध्यक्ष थे और उनके वित्त मंत्री थे इजिप्ट के, वो बड़ी देर से मेरे से चर्चा कर रहे थे और बड़े एक्साइटेड होकर वो बोल रहे थे कि हम भारत का हर कदम देखते हैं कि भारत क्या कर रहा है, ताकि हम भी वही करने की कोशिश करें जो भारत कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि जब आपके प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी तो हम घबरा के पीछे हट गए कि भाई ये काम तो मोदी कर सकता है, हम नहीं कर सकते। जो लगे प्रधानमंत्री को कि ये काम राष्ट्र हित में हो, उसके बाद वोट को करो एक तरफ और उस कदम को आगे बढ़ाओ और देखो कि राष्ट्र मजबूत होता है या नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि राष्ट्र और मजबूत होकर आगे बढ़ पाएगा, कई बार ऐसा होगा कि हम उससे सीखकर और बेहतर कदम उठा पाएंगे, लेकिन राष्ट्र हित सबसे पहले होना चाहिए। ये वोट की जो राजनीति है ये खत्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में चूंकि विपक्ष बटा हुआ है इसलिए एनडीए के लिए चुनाव ज्यादा आसान है, या आप इसको इसलिए आसान मानते हैं क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं? नहीं, ये तो विपक्ष बटा ना हो वो ज्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि इस बार सब इकट्ठे हो जाओ एक साथ, तो कहने में बिल्कुल आसानी रहेगी और मतदाताओं को चुनने में भी आसानी रहेगी कि या तो ईमानदारों को चुनो या फिर बेईमानों को चुनो। तो एक बार में सफाई हो वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरा तो यही
उम्मीद है कि विपक्ष पूरा एकजुट रहे और एकजुट होकर हमसे लड़ाई करे। राज्यवर्धन जी, वैसा तो हो नहीं पाया। अभी सब लोग लगभग अलग अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक गठबंधन बना है जिसको लेकर जो राजनीतिक विद्वान और खासकर जो चुनावों के जानकार हैं वो काफी डिस्कशन कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश का है। सपा, बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो अर्थमेटिक के हिसाब से या चुनावी गणित के हिसाब से एक मजबूत गठबंधन है, जो बीजेपी को 2014 के परिणामों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कड़ी टक्कर देता है अगर उनका वोट जोड़ दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि यूपी में आपकी जो डगर है वो और कठिन हो गई है? बहुत कठिन है डगर पनघट की। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक इंटरव्यू में ऐलान करा कि नेहरू गांधी परिवार दोबारा सत्ता में भारत में नहीं आएगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मुझे लगता है ये अपने आप में पूरा है आपके जवाब के लिए। तो आप कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर? 100% भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार मिलेगी और हम एनडीए एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे जैसा हमने वादा करा था। तो आपने हमसे बात की राज्यवर्धन जी, आपने बहुत बिजी शेड्यूल से अपना वक्त निकाला है। मुझे पता है आप कैंपेन में व्यस्त हैं और एक राजनेता के लिए कैंपेन सबसे महत्वपूर्ण होता है और जब बात आम चुनाव की हो तो क्या कहे, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको चुनाव के लिए, आपकी कैंपेनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।